आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसकी वजह से आज बीजेपी का जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ना होती, अगर हम लोगों के पास ये मैंडेट ना होता, अगर हम लोग डटे ना होते, इन लोगों से घबरा के भागे ना होते, इन लोगों से हाथ ना मिलाया होता, इन लोगों से हाथ मिला लिया होता, आज जम्मू और कश्मीर जो है उसमें भाजपा का चीफ मिनिस्टर होता। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई लड़के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस लड़ाई पे अकड़ी रही, despite the kind of pressure they put on us, despite the kind of money the BJP had, despite everything being such a big political party, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज चीफ मिनिस्टर है, हमने एक स्टैंड लिया। आज हम लोगों ने बीजेपी को जो है उनको ऑपोजिशन में बिठाया है। आज असेंबली में जितने भी चूं चूं करते हैं ऑपोजिशन में बैठ के करते हैं ना, मिनिस्टर बन के तो नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर बन के तो चूं चूं नहीं करते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ना होती, जो आर्टिकल 370 का इन्होंने कानून लाया था, उस कानून पे आज जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू और कश्मीर असेंबली जो है उससे एक ठप्पा लग गया होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने उसके अगेंस्ट ठप्पा लगवाया, क्योंकि हम लोग डटे रहे। हमने कहा 1953 स्टेटस जो है हमको वापस चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि डिस्पाइट कोई क्या कहे, आपको कोई क्या समझाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसकी वजह से बीजेपी ऑपोजिशन में है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, बिखर जाएगी, बीजेपी सत्ता बना लेगी, आपके पास जम्मू और कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। यहाँ पे सिर्फ दो साइड्स हैं जनाब, दो साइड्स हैं। या तो आप बीजेपी की साइड हैं, या तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की साइड हैं, या तो आप बेवकूफ़ हैं जिनको समझ नहीं आ रहा सियासत का हो क्या रहा है और सियासत में चल क्या रहा है। द रियलिटी इज कि इन द असेंबली, इन द गवर्नमेंट, where it matters, there are only two sides. It's either the BJP or the National Conference, and because National Conference prevailed is why you see BJP sitting in the opposition right now. जहाँ तक PDP की बात आती है, PDP honestly has no shame. 2014 में उन्होंने अलायंस किया बीजेपी के साथ, ओपनली अलायंस किया, उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के बनाए। फिर उसके बाद एक अलायंस 2014 में किया, उसके बाद दूसरा अलायंस 2016 में किया जब मुफ्ती मरहूम साहब की डेथ हो गई। उसके बाद दूसरा अलायंस किया। उसके बाद जम्मू और कश्मीर की एक तबाही जो हुई, उस तबाही की एक शुरुआत क्या, उस तबाही में हमारी पूरी शिनाख्त पे एक एटम बॉम्ब गिराया गया। एंड टुडे दे हैव द शेमलेसनेस टू से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है। भाई हम लोगों ने तो उनको ऑपोजिशन में बिठाया, हमने उनके साथ सरकार आप लोगों की तरह नहीं बनाई, हमने उनको ऑपोजिशन में बिठाया, आज भी ऑपोजिशन में है और इंशाल्लाह जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी तब तक बीजेपी ऑपोजिशन में ही बैठेगी। देखिए, जहाँ तक रूहुल्लाह साहब की बात आती है, मैं कहना चाहती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बीजेपी नहीं है। बीजेपी में अगर कोई लीडर कभी कुछ बोल देता है पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, उसका करियर तबाह हो जाता है, उसका करियर बर्बाद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी और हर किसी को अपनी बात रखने का जो है एक हक है, और सही मायने में हक है। हर किसी को आगे किस तरह से हम इसका, देखिए ये जो है, दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट of power, this is not a government of power, this is not a government of luxury, this is a government of fight, this is a government जिसमें हमें जम्मू और कश्मीर की हकूक़ की तर्जुमानी करनी है। हर लीडर का अपना अपना तरीका है कि किस तरह से ये तर्जुमानी हो। कोई चाहता है कि ये अग्रेसिवली तर्जुमानी इसकी की जाए, कोई चाहता है कि इसकी डिप्लोमेटिकली तर्जुमानी की जाए, कोई चाहता है कि एक प्रोटेस्ट करके इसकी तर्जुमानी की जाए, कोई चाहता है कि कोर्ट में जाके इसकी तर्जुमानी की जाए। जो आगे का सिलसिला रहेगा, किस तरह से जम्मू और कश्मीर के हकूक़ वापस आएंगे, उसमें इंटरनल डिफरेंसेस हैं, लेकिन गोल सबका एक है कि जम्मू और कश्मीर जो है उसको उसकी शिनाख्त वापस मिले। क्या ये शिनाख्त आप प्रोटेस्ट से लेंगे, क्या ये शिनाख्त हम कोर्ट से लेंगे, क्या ये शिनाख्त हम बातचीत के ज़रिए से लेंगे, क्या ये शिनाख्त हम वापस किस तरीके से लेंगे, उस पर ज़रूर डिफरेंसेस हो सकती हैं, टाइमलाइन पे डिफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन एंड गोल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही है। हर लीडर का नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक ही है। जहाँ तक कुछ लोग हैं जिनको बड़ा मज़ा आ रहा है, देखिए अभी भी मैं एक टेलीविज़न डिबेट पे थी, सबसे ज़्यादा जो इस बात को उछाल रहे थे वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। इससे
एक बात हमको पता चलती है, अगर एक परसेप्शन बाहर जाएगा कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, या कुछ लोग जो ज़बरदस्ती इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर किसी तरह से कमज़ोर होती है, इसका फ़ायदा सिर्फ एक तंजीम को होता है, वो है बीजेपी। मैंने कहा, अगर आप एक बीजेपी वाले के दिमाग से सोचेंगे, और अगर आप एक बीजेपी वाले के दिमाग से सोचेंगे कि आपको गवर्नमेंट बनानी है, मिसाल के तौर पे आप एक बीजेपी वाले हैं जो चाहता है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाएं, आपका पहला टारगेट कौन सी तंजीम होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपका पहला टारगेट होगा कि इनको कैसे तोड़ें, इनके कैसे हिस्सा करें। तो इन अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बाग है। आगा रूहुल्लाह साहब जो हैं वो इस बाग का एक फूल है, एक खूबसूरत फूल है, और उनकी जो बात है उनमें वज़न है, उनकी बात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, तो वो एक अलग बात बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक दुल्लत साहब की बात आती है, दुल्लत साहब ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बारे में भी बहुत कुछ बोला था कि उनको अपनी ब्लैक विस्की पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता था और वो करते थे। उन्होंने, मुझे याद है दुल्लत साहब का एक इंटरव्यू था कुछ वक्त पहले आया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। तो क्या हम लोगों ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया? नहीं मिलाया। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि देखिए डिस्पाइट द फैक्ट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ सीटें कम पड़ गई, डिस्पाइट दैट हमने नहीं किया। उसी में अगर आप उनके इंटरव्यू में देखेंगे, वो कहते हैं कि 6 महीने तक जो है दिल्ली देखती रही कि फ़ारूक साहब, जब फ़ारूक साहब जेल में बंद थे, कि दिल्ली देखती रही कि उनका रुझान कैसा रहेगा। फ़ारूक साहब ने उठा के PhD बना ली, एक फ्रंट क्रिएट किया अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और खुद ही कहते हैं कि फ़ारूक साहब ने एक लड़ाई लड़ी आर्टिकल 370 के लिए। तो अगर आप देखेंगे देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस इन व्हाट ही इज सेइंग कि मुझे नहीं समझ आता कि उनकी बात का इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि कोई वज़न भी है, क्योंकि अगर आप एक बात कहेंगे फिर 2 मिनट बाद दूसरी बात कहेंगे, 3 मिनट बाद उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, दैट इट शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। आर्टिकल 370 जो है उसके हटने की वजह से जम्मू और कश्मीर जो है उसमें एक लोगों की डिसएम्पावरमेंट भी हुई, एक पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट भी हुई। जिस असेंबली में हम बैठे हैं आज, जिस असेंबली में MLAs बैठे हैं, 370 के हटने से पहले ये असेंबली इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट असेंबलीज हुआ करती थी। इसमें बहुत सारे इक़्तिदार थे, हकूक़ थे। आज ये वन ऑफ द मोस्ट डिसएम्पावर्ड असेंबलीज है। कौन सी सियासी तंजीम चाहेगी कि अपने ही पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट करना? कौन सी सियासी तंजीम चाहेगी? कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपनी ही पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट करेगा। जहाँ तक हमारी ज़मीनी हकूक़ है, हमारे जॉब्स के हकूक़ है, हमारा हर हक है, वो 370 के साथ जुड़ा हुआ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसको वापस लाने की तब तक जद्दोजहद करती रहेगी जब तक कि हमारे हकूक़ हमें वापस न मिल जाए।